हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश आपका साथी। और दोस्तों हम बात कर रहे थे स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके के अंदर हमने यूएनओ पढ़ा और इससे पहले हमने वर्ल्ड बैंक पढ़ लिया है। यदि आपने दोस्तों वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको देखनी चाहिए। आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोनों की दोनों वीडियोस हैं और उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चलिए आज बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों क्या होता है ये, इसे जानने के लिए थोड़ा सा आपको इतिहास में लौटना पड़ेगा और इतिहास में बात करते हैं। सबसे पहले 1919 में जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था तो पहले वर्ल्ड वार के बाद एक संस्था बनी थी 1919 में। LON जो है ये एक संस्था है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाई जाती है। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाई जाती है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वुडरो विल्सन। अब ये जो वुडरो विल्सन है और इनके जो सहयोगी हैं, इनके जो साथ के लोग हैं जो इस संस्था में काम कर रहे थे, वो सब के सब तय करते हैं कि किसी प्रकार से जो ये युद्ध होते हैं, जो देशों के बीच में युद्ध होते हैं जिनको कि वर्ल्ड वार कहा जाता है, ये वर्ल्ड वार जो युद्ध है वो रोके जा सके। अब ये LON जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती है, शुरू कर देती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो 1938 में 38-39 में फिर से क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, जिसके बाद कुल मिलाकर के इसका LON का क्या हो जाता है, स्थायित्व तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। दोस्तों इस LON का पूर्ण रूप से जो महत्व था वो समाप्त हो जाता है। और वो होना ही था क्योंकि इसको बनाया किस लिए था, युद्धों को रोकने के लिए, शांति करने के लिए, ताकि वार ना हो सके दोबारा से। लेकिन फिर से जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो इसका महत्व बिल्कुल खत्म हो गया और ऐसे पर फिर UNO की स्थापना होती है। लेकिन साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान देना है, 1945 में ही स्थापना होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और इसके पहले महानिदेशक, आप इसको हेड कह सकते हो, जो हेड है वो कौन बनते हैं, जूलियन हैक्सले। ये कहां से है, ब्रिटेन से है। दोस्तों अच्छा, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस में है। पेरिस आप फ्रांस में पड़ता है, ये आपको ध्यान देना है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपके समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसके अंदर सदस्य कितने हैं, सदस्य देशों की संख्या 195 है। यह पूछा जा सकता है कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं, तो आपको याद रखना है भारत इसका सदस्य है। दोस्तों और प्यारे बच्चों, इसका जो भारत सदस्य बना वो 1940 में बना था, यह बात भी आपको नोट करनी है। जितनी बातें मैंने अभी तक समझाई हैं ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। SSC ऐसे क्वेश्चनों को बार बार पूछता रहता है, आपके किसी भी स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर मैंने आपको बताया, आपको यह याद रखना है कि इजराइल, अमेरिका यूनेस्को के सदस्य नहीं है। हालांकि इसके अंदर 195 देश सदस्य शामिल हैं, जिसमें अगर आपसे बात की जाए 195 नंबर की तो याद रखना है फिलिस्तीन। ये जो फिलिस्तीन है ये इसका 195वां सदस्य है। दोस्तों और इसमें 11 एसोसिएट सदस्य हैं। एसोसिएट का मतलब हो जाता है जो इसमें कार्य करते हैं अलग से। इन 195 सदस्यों के अलावा जो इसमें कार्यशील हैं, कार्य करते हैं, समय समय पर साथ देते हैं, तो वो 11 ऐसे सदस्य भी हैं, 11 ऐसे देश सदस्य हैं जो एसोसिएट सदस्य कहलाते हैं, किसके, यूनेस्को के। दोस्तों इसके अलावा 195 इसमें दोस्त हैं, शामिल हैं, सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है भारत इसमें 1940 में जो इसका सदस्य बना था। उसके बाद अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि आजकल प्रेजेंट में इसके महानिदेशक कौन है, आजकल हेड कौन है, वर्तमान में हेड कौन है, तो आपको याद रखना है आंद्रे एंजोले। आंद्रे एंजोले मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये वर्तमान आज की तारीख कितनी है दोस्तों, आज तारीख है आपकी 15 दिसंबर 2022। इसके अकॉर्डिंग ये बातें बता रहा हूं, तो आपको ये बातें सारी की सारी अच्छी तरह से समझनी है, ईमानदारी से याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को की साइट कितनी है वर्ल्ड के अंदर, तो वर्ल्ड के अंदर इसकी साइट है दोस्तों 1154, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है।
इसके अलावा दोस्तों यह भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड जो साइट है, यूनेस्को साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से जाना जाता है या फिर विश्व विरासत स्थल। अब ये विरासत स्थल क्या होते हैं? जितने भी वर्ल्ड के अंदर सांस्कृतिक अर्थात कल्चरल और जितने भी आपके जो प्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक रूप से बनी हुई इमारतें हैं या फिर मिश्रित भी उनमें, इनको क्या रखा जाता है, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं किसी प्रकार से ये समाप्त ना हो जाए और ये छुपी ना रह जाए लोगों की दृष्टि से। इसके लिए इनको एक विशेष स्थान दर्ज कराने के लिए विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया जाता है, जिसको कहा जाता है यूनेस्को साइट। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इटली में सर्वाधिक 58 जो यूनेस्को साइट है वो इटली में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर की बात करें तो चीन आता है। 2021 तक इटली और चीन दोनों के पास 55-55 यानी कि 55-55 दोनों के पास 55-55 क्या थी? विश्व विरासत स्थल थे। लेकिन 2022 में इटली में 3 और नए शहरों को शामिल कर लिया गया है, जबकि चीन का किसी एक शहर को क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है, जिस कारण से इटली फर्स्ट स्थान पर आ गया है, पहले पोजीशन पर पहुंच गया है और चीन अभी भी इसके दूसरे पोजीशन पर है। हालांकि 2021 तक इन दोनों में 55-55 साइटें थी। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपके समझ में आई होंगी प्यारे बच्चों। आगे की बात करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे अधिकतर क्वेश्चन भारत से रिलेटेड आएंगे, तो आपको भारत की यूनेस्को साइट्स या फिर विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट को पहचानने की, जानने की अति आवश्यकता है। तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी यूनेस्को साइट हैं, तो आप याद रखोगे 40 हैं। भारत में अभी मौजूदा यूनेस्को साइटों की संख्या अगर पूछ ली जाए, विश्व धरोहर स्थलों की संख्या पूछ ली जाए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या पूछ ली जाए, तो दोस्तों आप बताओगे 40, 40 ये आपको याद रखनी है। और अंत में एक बात याद रखनी है कि जो 2021 में सबसे लास्ट में विश्व विरासत स्थल में, ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई है, वो है धोलावीरा। ये धोलावीरा कहां पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। ये सारे के सारे, ये मैंने 40 की 40 नहीं लिखी हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। एग्जामिनर जिनको पूछ चुका है पहले और आगे भविष्य में पूछने की जिनकी चांसेस संभावनाएं ज्यादा हैं, उनके बारे में मैंने यहां पर एक लिस्ट तैयार करी है। और उम्मीद करता हूं आप उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही मेहनत से, उतनी ही शिद्दत से इन्हें जानने का प्रयास करेंगे जितनी शिद्दत से मैंने इनको यहां पर लिखा है और जितने प्रयास मैंने यहां पर करे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप भी मेरी बात को उतना ही सीरियसली लेंगे। बिल्कुल मजाक में ये बात लेने वाली नहीं है। एग्जाम में इनके अंदर से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आगरा फोर्ट के बारे में। आगरा फोर्ट, आगरा का किला। दोस्तों आगरा का किला जो है वो कहां पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1983 में। 1983 में, जी हां दोस्तों 1983 में। सिर्फ 1983 में आगरा फोर्ट को ही शामिल नहीं किया गया था, इसके साथ साथ ताजमहल, अजंता की गुफाएं और आपकी एलोरा की गुफाएं, ये आपको याद रखना है। यहां तक मैंने बताया 1983 में, 1983 में 4 भारत के जो स्थल हैं, आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, इसमें से जो आगरा फोर्ट है और जो ताजमहल है ये आपका यूपी में पड़ता है और ताजमहल भी कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा बात करें अजंता की गुफाओं की, तो अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में पड़ती हैं और एलोरा की गुफाएं भी आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। और ये बातें आपको याद रखनी है। 1983 में, 1983 में भारत के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन चारों को शामिल कर लिया गया था। उंगलियों पे आपको याद कर लेनी है ये साइटें। सबसे पहले बात करी किसकी? रेड फोर्ट की, सॉरी आगरा किले की। आगरा किले के बाद ताजमहल की, फिर आपके आता है उसके बाद अजंता की गुफाएं और उसके बाद एलोरा की गुफाएं। हालांकि इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं भी
हमारी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। लेकिन दोस्तों इसको शामिल किया गया था 1987 में दोस्तों। ये भी महाराष्ट्र में पड़ती हैं। तो आपको 3 प्रकार की गुफाएं जानने के लिए मिलेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं आप लोग जानते भी होंगे, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं। अगर पूछा जाए कहां पड़ती हैं तो आप बताओगे 1983 में, ये 1983 में अजंता की गुफाएं, 1983 में ये आपकी एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में, जो कि तीनों की तीनों महाराष्ट्र में है। इन तीनों को आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकता है, कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहां पर है दोस्तों? ये है आपका उड़ीसा में, और ये 1984 में शामिल कर लिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। चलिए आगे की बात करते हैं। महाबलीपुरम के स्मारक जो कि तमिलनाडु में पड़ते हैं। सिर्फ आपको इससे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में अनुमान पता नहीं चलेगा, बल्कि इसके अलावा आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन से प्लेस जो है हमारे भारत के वो किस किस जगह पर पड़ते हैं, कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पारंपरिक जो चीजें हैं, जो विश्व धरोहर है हमारी भारत की संस्कृति की, वो कौन कौन से स्थानों पर है, कौन कौन से राज्यों में है, इस बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। बच्चों अब क्वेश्चन वो आ गया है, अभी 2022 के अभी एक पेपर हुआ था, उस पेपर में मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये आखिर किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है ये असम में है, और इसको 1985 में 1985 में शामिल कर लिया गया था विश्व धरोहर सूची में। तो भारत के सबसे पहले नेशनल पार्क जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है, कहां पर पड़ता है दोस्तों? असम में पड़ता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहला विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप बताओगे काजीरंगा। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये असम में पड़ता है। इसके साथ साथ 1985 में ही लेकिन दूसरे नंबर का मानस नेशनल पार्क जो कि कहां पड़ता है? असम में पड़ता है। ये भी असम में, दोनों के दोनों, काजीरंगा भी और मानस भी, दोनों नेशनल पार्क आपके असम में पड़ते हैं। 1985 में दोनों को शामिल कर लिया गया था विश्व धरोहर सूची में। इसके अलावा बात करते हैं केवलादेव नेशनल पार्क की। ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है ये आपका राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, और राजस्थान के अंदर 1985 में इसको भी शामिल कर लिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हम्पी के स्मारक समूह दोस्तों ये कर्नाटक में पड़ते हैं, और कर्नाटक इसको शामिल कर लिया गया था विश्व धरोहर सूची में 1986 में। इसके अलावा खुजराहो के स्मारक समूह मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ता है। आपसे पूछा जा सकता है खुजराहो का मंदिर कहां पर है? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश में, एमपी में है दोस्तों। यह बात भी उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। तो खुजराहो के जो स्मारक समूह है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसको शामिल कब कर लिया गया था? भारतीय विश्व धरोहर सूची में। तो आप बताओगे विश्व धरोहर सूची में इसको कर लिया गया था 1986 में, 1986 में। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। फतेहपुर सीकरी को जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको कब सूची में शामिल किया गया था? 1986 में। प्यारे दोस्तों इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं, और 1987 में इसको भी आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। बात यही नहीं थमती दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं सुंदरवन की। सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि आपका कहां पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। सुंदर नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 1987 में दोस्तों। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं चोल मंदिर के बारे में। ये चोल मंदिर आपका तमिलनाडु में पड़ता है, और इसको 1987 में शामिल किया गया था। नंदा देवी नेशनल पार्क, उत्तराखंड के दो नेशनल पार्क हैं जिनको कि किसमें शामिल किया गया है? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो वो कौन कौन से दो शहर है, कौन कौन से दो नेशनल पार्क है? तो आप याद रखोगे, एक तो नंदा देवी और दूसरा है फूलों की घाटी। ये जो फूलों की घाटी कहां पड़ता है? चमोली में पड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। दोनों के दोनों कब शामिल किए गए थे? 1988 में। मैंने पहले बताया कि मैंने आपके लिए सिर्फ वही चुन करके लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक एक को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, याद कर लेना है। अभी जो आपके हाल ही में होने वाले एग्जाम है, उत्तराखंड के लिए भी मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ सेंटर लेवल की बात नहीं कर रहा हूं,
ये बात कर रहा हूं मैं आपके अभी जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण ये टॉपिक बना हुआ है हमारा। और इसके अलावा जो अभी आपके उत्तराखंड पटवारी के लिए एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं एसएससी के किसी भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं सांची के बौद्ध स्तूप के बारे में। सांची के बौद्ध स्तूप जो है इनके बारे में आपने सुना होगा, ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं और इनको 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, 1993 में इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों इसके अलावा कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में पड़ती है, यह भी 1993 में शामिल कर ली गई थी आपकी विश्व धरोहर सूची में। भारतीय पर्वतीय रेलवे, अच्छा इसके लिए राज्य इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि भारतीय पर्वतीय रेलवे जो है वो कई वेरियस राज्यों में चलती है, बहुत सारे राज्यों में चलती है, विभिन्न राज्यों के लिए है, तो इसलिए इसका राज्य एक लिखना यहां पर ठीक नहीं होगा। लेकिन इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया था? 1999 में, 1993 में दोस्तों। इसके अलावा आप जानते हो जहां से ये जो महावीर गौतम बुद्ध थे, महावीर कह रहा हूं, माफ कीजिए दोस्तों, गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध ने जहां से क्या करा था, जहां से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया नामक स्थान है, वहां पर एक वृक्ष था जिसका नाम था महाबोधि वृक्ष के नाम से उसे जाना जाता था। तो महाबोधि मंदिर ये कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? 2002 में दोस्तों। प्यारे बच्चों इसके अलावा भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो भी मध्य प्रदेश में पड़ती है, 2003 में इसको भी शामिल कर लिया गया था विश्व धरोहर सूची में। इसके अलावा चंपानेर पार्क जो कि एमपी में पड़ता है, 2004 में शामिल कर लिया गया था। लाल किला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल किला को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो आपको याद रखना है 2007 में, और यह है कहां पर? दिल्ली में है। जंतर मंतर के बारे में आप जानते हो, जंतर मंतर कहां पड़ता है? राजस्थान में। यह राजस्थान में किस जगह पर है? जयपुर में है दोस्तों। और जयपुर में इसको शामिल कब कर लिया गया था विश्व धरोहर सूची में? 2010 में। इसके अलावा और बात करते हैं ग्रेट हिमालयन के बारे में। ये एक नेशनल पार्क है जो कि कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसको शामिल कब कर लिया गया था विश्व धरोहर सूची में? 2014 में। आपने बच्चों करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉपी पेन लेकर के बैठना है और लिस्ट तैयार कर लेनी है। पूरे जितने भी मैंने ये इंपॉर्टेंट विश्व धरोहर सूची की स्थलों की जितनी की भी बात करी है, आप सब इन सबको नोट करना है अच्छी तरह से, और एक एक पॉइंट को नोट करना है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है, पूरा प्रयास करा है आपको समझाने का। आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य बैठता है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं रानी की बाग, गुजरात में है। 2014 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नालंदा यूनिवर्सिटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? यह किया गया था 2016 में। पढ़ती कहां पर है? ये बिहार में पड़ती है, यह भी आपको याद रखना है। 2016 में इसको हमने जो है वो किस में शामिल कर लिया गया था? विश्व धरोहर सूची में। गुलाबी शहर, जैसा कि आप जानते हो गुलाबी शहर कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो गुलाबी शहर को भी किस में शामिल किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और इसको 2019 में किया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, रामप्पा का मंदिर कहां पर है? रामप्पा का मंदिर ही पूछा जाता है कि कहां पर है, तो आपको याद रखना है तेलंगाना। और अगर पूछ लिया जाए तेलंगाना किससे अलग हो रखा है, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश से। और दोस्तों आंध्र प्रदेश वो राज्य है जिसको भाषा के आधार पर पहली बार भारतीय राज्यों से विभाजित किया गया था। भाषा के आधार पर अलग होने वाले अगर देश का नाम पूछ लिया जाए तो आप आंध्र प्रदेश बताओगे, और आंध्र प्रदेश से बना है आपका तेलंगाना, ये आपको याद रखना है। यहां पर रामप्पा का मंदिर है, रामप्पा मंदिर बोलते हैं इसको, और इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था 2021 में। अब आखिरी की बात करते हैं धोलावीरा। जैसा कि मैं पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ये 2021 में आखिरी भारत की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला शहर है, ध्यान रखना है। गुजरात में पड़ता है, 2021 में इसको भी शामिल कर लिया गया था दोस्तों। इसके अलावा अभी 2021 में जो एसएससी का एग्जाम हुआ था एमटीएस वाला, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसका क्वेश्चन यह था कि यूनेस्को द्वारा, आपको याद ये रखना है, क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो पूछा गया था उस अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम बताइए जिसके द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप याद रखेंगे, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यह क्वेश्चन अगर दोबारा रिपीट होता है तो इस क्वेश्चन को करना और इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाना यह आपका कर्तव्य है दोस्तों। अब आपको अपने कर्तव्य से चूकना नहीं है। अगर बात कर ली जाए कि
विश्व विरासत स्थल दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है 18 अप्रैल को। ये कुछ अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं पिछले प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं उनसे। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को याद रखना है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया जाता है या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां पर सर्वाधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो आप बताओगे महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में कितनी है? 5 है दोस्तों। यूनेस्को का भारत में अगर ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनाया गया है तो वो कौन है? विशाल वी शर्मा है। विशाल वी शर्मा, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारत की तरफ से यूनेस्को का जो ब्रांड एम्बेसडर है तो वो कौन है दोस्तों? वो है आपका विशाल वी शर्मा। प्यारे बच्चों, अगर आपसे बात कर ली जाए कि आखिर भारत में जो कल्चरल साइट है, कल्चरल साइट यानी कि सांस्कृतिक साइट जो है, सांस्कृतिक स्थल जो है वो कितने हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं? तो आप याद रखोगे 32। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और एग्जामिनर की दृष्टि में दोबारा आ सकते हैं, दोबारा से इनको पूछा जा सकता है, आपको छोड़ने नहीं है क्वेश्चन। 7 प्राकृतिक हैं और 1 इनमें मिक्स है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि एक बार यूनेस्को ने जिन साइटों को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल में शामिल कर लिया है उनको दोबारा रिमूव नहीं किया जा सकता या उनको हटाया नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है, उनको हटाया भी जा सकता है। कई बार ऐसा होता है उन प्राकृतिक चीजों के साथ में, प्राकृतिक स्थलों के साथ में यदि छेड़खानी कर दी जाए या वहां पर बहुत सारी अन्य वेरिएशन कर दिए जाए, कुछ ना कुछ बदलाव कर दिए जाए, तो ये यूनेस्को जो है वो इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटा भी सकता है, रिमूव भी कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है 2021 में ब्रिटेन का जो लिवरपूल शहर है वो इस सूची से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है दोस्तों। 2021 में आपको याद रखना है, 2021 में किसका? ब्रिटेन का। पूछा जा सकता है ब्रिटेन के उस शहर का नाम बताइए जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिमूव कर दिया गया है। तो याद रखना है आपको लिवरपूल शहर। इसके अलावा अगर यह पूछा जाए कि भारत कौन से नंबर पे है वर्ल्ड हेरिटेज साइटों की संख्या के आधार पर, तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इटली 58, चीन 56 और भारत जो है वो आपका 6वें स्थान पर है। इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। ये सारी की सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से आपको एक बार सिर्फ मैं इन चीजों के बारे में बताना चाहूंगा, डिस्कस करते हैं, देखते हैं आपको कुछ याद हुआ है या नहीं। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इसकी स्थापना 1945 में 16 नवंबर 1945 में, हेडक्वार्टर आपका पेरिस में हो गया जो कि फ्रांस में पड़ता है। भारत इसका 1946 में सदस्य बना। इजराइल और अमेरिका इसमें सदस्य नहीं है। अगर पूछ लिया जाए कि जो LON है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी, पहले वर्ल्ड वार के बाद हुई थी। इसके हेड पूछ लिया जाए तो वुडरो विल्सन थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनेस्को के महानिदेशक, तो आप बताओगे जूलियन हैग्जले, जो कि कहां के हैं? ब्रिटेन के थे। आपको इसके अलावा और याद रखना है 1995 देश इसके अंदर शामिल है और फिलिस्तीन 195 नंबर का 195 देश शामिल है, और जो फिलिस्तीन है वो 195 नंबर का देश है। 11 इसमें एसोसिएट राज्य हैं जो मिलजुल करके काम करते हैं, देश हैं, ये आपको याद रखना है। इजराइल और अमेरिका इसका सदस्य नहीं है। प्रेजेंट में इसके महानिदेशक आंद्रे एंजोले हैं, ये आपको याद रखना है। यूनेस्को की टोटल साइटों की संख्या 1154 है। सर्वाधिक इटली में है, दूसरे नंबर पर चीन है और भारत आपका 6वें स्थान पर है। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियोस, पढ़ाया गया ये जो लेक्चर है ये आपको अच्छा लगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की वीडियोस लगातार मिलती रहें। और बिना लाइक करे, बिना कमेंट करे कहीं नहीं जाना है दोस्तों। धन्यवाद।